तो फ्रेंड्स एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों आपके लिए यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की महामैराथन क्लास आ चुकी है। सब्जेक्ट है आपका शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। आपको बताइए होगा 30 अक्टूबर को आपका ये जो पेपर है वो होने जा रहा है। ठीक है, तो 30 अक्टूबर से एक दिन पहले ही ये महामैराथन की क्लास आप देख लीजिए। परीक्षा में निश्चित रूप से इस मैराथन क्लास से आपको जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप इस क्लास को अंत तक कंप्लीट देख लीजिए और इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने अदर फ्रेंड्स भाई बहनों के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की क्लासेस लगातार आपको मिलती रहें प्रत्येक सब्जेक्ट की। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार है। ठीक है, तो क्या है मुख्य नवाचार, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। ड्रम और संगीत, ठीक है, ये दोनों ही मुख्य नवाचार हैं। तो दोनों पर आप टिक कैसे लगाएंगे? दोनों पर टिक लगाने के लिए आपको ऑप्शन सी जो है ये टिक करना होगा। यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन दिए गए, तो ऑप्शन सी आपको लगाना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? तो आप बताएंगे कि जो रुचि है, ठीक है, रुचि का जो संबंध है वो मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है। यानी कि प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। ठीक है, जो उत्तम परीक्षण होता है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? तो आप बताएंगे कि वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ये तीनों ही उत्तम परीक्षण की विशेषताएं होती हैं। आपसे पूछा है कि नहीं है, तो ये कठोरता उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं होती है। तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 4, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। क्या कहलाता है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना कहलाता है। अगर परिकल्पना की डिफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का जो प्रस्तावित उत्तर है वो परिकल्पना कहलाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है समस्या हमारी और हल भी हमारा, ये जो लक्ष्य है वो किसका है? तो आप बताएंगे ये क्रियात्मक शोध का है। किसका है? क्रियात्मक शोध का है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी। इसी के साथ आपका प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया। ये एक डिफिनेशन है मापन की। ठीक है, मापन क्या है? मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया। अगर मापन की डिफिनेशन परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आप उसमें ये लिख सकते हैं। अब आपसे ये पूछा गया कि ये जो कथन है वो किसका है? ठीक है, ये जो डेफिनेशन जो परिभाषा दी है ये किसने दी है? तो आप बताएंगे कि ये जो परिभाषा है वो एस.एस. स्टीवेंस ने दी है। किसने? एस.एस. स्टीवेंस। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा जा रहा है, प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक कौन सी है? स्टीफन एम कोरे ने कौन सी किताब लिखी? तो आप बताएंगे इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये स्टीफन एम कोरे की पुस्तक का नाम है। और दोस्तों इसी के साथ आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं कौन कौन से हैं? ये यहाँ पर आपको बताना है शैक्षिक उद्देश्य के कौन कौन से अंग हैं। तो आप बताएंगे बालक, समाज, विषय वस्तु, ये सभी के सभी जो हैं वो शैक्षिक उद्देश्य के अंग होते हैं। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त सभी जो हैं ये शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। इसके साथ है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, मूल्यांकन का पक्ष है। ठीक है, मूल्यांकन का कौन सा पक्ष है ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो संज्ञानात्मक पक्ष भी होता है मूल्यांकन का, भावात्मक पक्ष भी होता है, कौशलात्मक पक्ष भी होता है। तो उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 10, क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण कौन सा है? यहाँ पर आपको बताना है कि क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण होता है समस्या की पहचान करना। ठीक है, क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण होता है समस्या की पहचान करना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? प्रश्न संख्या 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समझ का। ठीक है, समझ का जो संबंध है वो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है? किसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है? तो आप बताएंगे कि सुकरात ने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण माना है। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद प्रश्न संख्या 13, इसमें आपसे पूछा गया कि मूल्यांकन किसके अनुरूप है? तो आप बताएंगे जो मूल्यांकन जो वैल्यूएशन होता है वो विधि के अनुरूप होता है। किसके? विधि के अनुरूप है। ठीक है, मूल्यांकन विधि के अनुरूप है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 14, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। ठीक है, प्रायोगिक मूल्यांकन
किन किन सब्जेक्ट में होता है, तो आप बताएंगे कि जो प्रायोगिक जो प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं वो विज्ञान, भूगोल और कृषि के क्षेत्र में कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 15, ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे कि ब्लूप्रिंट का जो संबंध है ये प्रश्न पत्र निर्माण से होता है। प्रश्न पत्र निर्माण का एक चरण है ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। इसी के साथ प्रश्न संख्या 16 आपके सामने स्क्रीन पर है। उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है, किसका चयन किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण में, तो आप बताएंगे कि शिक्षण नीतियों और युक्तियों का जो चयन है उस उपचारात्मक शिक्षण में किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ प्रश्न संख्या आपका 17, इसमें आपसे पूछा रहा है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई थी, कब विकसित हुई थी, तो आप बताएंगे 1956 यानी कि 1956 में आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है ये विकसित हुई थी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, मूल्यांकन होता है, ठीक है। मूल्यांकन होता है तो किस में होता है, आप बताएंगे मूल्यांकन मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक होता है, कैसे होता है, तो आप बताएंगे मूल्यांकन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह से होता है, ठीक है। मूल्यांकन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरीके से होता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है प्रश्न संख्या 19, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी मूल्यांकन जो है प्रक्रिया का केंद्र बिंदु क्या होता है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन सा होता है, तो आप बताएंगे विद्यार्थी जो है मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, इसमें आपसे पूछा जा रहा है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन होता है, किस में होता है, तो आप बताएंगे व्यक्तित्व के सभी पक्षों का जो मूल्यांकन है वो क्रियात्मक शोध में होता है, किसमें, क्रियात्मक शोध में होता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, इसमें आपसे पूछा है कि व्यापक मूल्यांकन के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, ठीक है। व्यापक मूल्यांकन के द्वारा जो मूल्यांकन किया जाता है उसमें व्यक्तित्व के सभी पक्षों को शामिल किया जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, भावात्मक पक्ष कहलाता है, क्या कहलाता है, बच्चों की रुचियों से संबंधित जो मूल्यांकन होता है उसी को हम भावात्मक पक्ष कहते हैं। इसके अलावा भावात्मक पक्ष के अंतर्गत बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष भी आता है। इसके अलावा बच्चों के संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष भी आता है। तो भावात्मक पक्ष जो है वो आपका उपर्युक्त सभी के अंतर्गत आता है, ठीक है। बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन भी होता है, बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन भी होता है, बच्चों के संवेगों से संबंधित मूल्यांकन भी होता है। तो इसके अंतर्गत उपर्युक्त सभी जो आ जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या आपका 23 आपके सामने स्क्रीन पर है। बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों का विवरण रखते हुए प्रयोग तैयार किया जाता है, क्या तैयार किया जाता है, उसे हम छात्र प्रोफाइल कहते हैं, क्या बोलते हैं, छात्र प्रोफाइल। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्षण, ठीक है। प्रत्यक्षण जो है वो क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली ये सब आपके क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है प्रश्न संख्या 25, शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है, कौन सा है शैक्षिक मूल्यांकन का, आप बताएंगे अधिगम अनुभव, ठीक है। क्या है, अधिगम अनुभव जो है ये शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है, ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 26, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर जो है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, परिकल्पना, ठीक है। इसे कि हम उपकल्पना भी बोल देते हैं। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर आप लगाइए ऑप्शन बी। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है प्रश्न संख्या 27, जिसका क्वेश्चन है आपका ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से, तो आप बताएंगे कि ये संज्ञानात्मक पक्ष से, ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28 में आपसे पूछा जा रहा है किसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया, तो आप बताएंगे कि सुकरात ने, किसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान किसने दिया है, सुकरात ने। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। इसी बात पर इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ से निश्चित रूप से आपको परीक्षा में जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो जब कोई व्यक्ति परंपरागत तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नवाचार कहते हैं, क्या कहते हैं, नवाचार कहते हैं। पुरानी विधियों को छोड़कर नए ढंग से कुछ कार्य करने को ही क्या बोलते हैं, आप नवाचार। इसी के साथ अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं, तो आप बताएंगे कि छात्रों की समस्या का ज्ञान करना, समस्याओं का निराकरण करना, शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार करना, ये सारे के सारे जो है मूल्यांकन के उद्देश्य रखे गए हैं। तो प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके साथ अब आपके यहाँ से आती लघु उत्तर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस क्लास को शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है।
और दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। क्रियात्मक शोध को परिभाषित कर दीजिए। तो चलिए स्टीफन एम कोरी के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता, शैक्षिक हेडमास्टर हो गया या व्यवस्थापक हो गया, निरीक्षक आदि, इनके जो व्यवहारिक कार्यकर्ता हैं ये मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 2, सामुदायिक सहभागिता से आप क्या समझते हैं, यानी कि क्या तात्पर्य। तो सामुदायिक सहभागिता का अर्थ है विद्यालयों की योजनाओं और प्रबंधन में माता पिता और समुदाय के सदस्यों की सहभागिता। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, उपचारात्मक शिक्षण क्या है। तो बताएंगे छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला जो शिक्षण है वो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 4 है साक्षात्कार, जिसे आप इंटरव्यू भी कह लीजिए। तो इंटरव्यू से आपका क्या आशय है, यानी कि साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं। तो आप बताएंगे कि ये क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है, ये एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है, यानी कि बातचीत करते हैं जो भी साक्षात्कार देता है या साक्षात्कार लेता है, दोनों लोग एक दूसरे से प्रश्नावली करते हैं और एक व्यक्ति प्रश्न करता है, दूसरा व्यक्ति इसमें आंसर देता है। तो इस विधि में क्या होता है, शोधकर्ता एवं साक्षात्कारदाता आमने सामने बैठकर जानकारी का अपना आदान प्रदान कर लेते हैं। और दोस्तों इसी के साथ आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 5, मूल्यांकन को परिभाषित कर दीजिए। तो दोस्तों मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये निर्णय किया जाता है कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। तो मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन एक तरह की एक प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि जो शिक्षण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 6, शिक्षा में नवाचार से आप क्या समझते हैं या फिर नवाचार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो आपको आंसर बताना है कि इस नवाचार किसी नवीन कार्य को करना है या किसी कार्य को नए ढंग से करना है। आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 7, परीक्षण में वैधता से क्या अभिप्राय है। तो परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्य कुशलता से है जिससे वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। इसके बाद आया आपका प्रश्न संख्या 8, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सतत मूल्यांकन का आशय बताइए। तो सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, जिससे छात्र के अनुभवों और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को लगातार मूल्यांकन होता रहा है। ठीक है, तो सतत मूल्यांकन क्या है, आपने यहाँ पर जाना कि मूल्यांकन जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता है, ऐसा मूल्यांकन जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है और इससे छात्र के अनुभवों और व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन लगातार होता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर सतत मूल्यांकन कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 9, क्रियात्मक शोध के चरण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहला इस चरण होता है क्रियात्मक शोध का समस्या का चयन करना, और अंतिम चरण भी देख लीजिए इसका निष्कर्ष होता है। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है, निष्कर्ष। ये आपसे अलग से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण कौन सा होता है या फिर क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण कौन सा होता है, तो वहाँ पर आप बता सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर सारे चरण, सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला आपका समस्या का चयन करना, दूसरा है समस्या को परिभाषित करना, तीसरा है समस्या का सीमांकन, इसके बाद है समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना और कारणों का विश्लेषण, इसके बाद है क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण, इसके बाद है अभिकल्प निर्माण और उपकरणों का विकास, इसके बाद आपका विश्लेषण, अंतिम आपका निष्कर्ष। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 10 है, इसमें आपसे पूछा रहा है कि लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिख दीजिए। तो लिखित परीक्षा की निम्नलिखित उपयोगिताएं, इसके द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति के स्तर का पता चल जाता है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 2, लिखित परीक्षा के द्वारा क्या होता है, छात्र के भाषा ज्ञान की जानकारी प्राप्त हो सकती है। तीसरा पॉइंट है लिखित परीक्षा के द्वारा प्रस्तुतिकरण की शैली का ज्ञान भी होता है कि स्टूडेंट्स या छात्र किस तरह से प्रस्तुत कर रहा है अपनी शैली के ज्ञान को। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न संख्या 11, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति या भाषा के द्वारा कर सकते हैं, व्याकरण के द्वारा और बोली के द्वारा। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न संख्या 12, उपचारात्मक शिक्षण की कोई 2 विधियाँ लिख दीजिए। तो छात्रों को त्रुटियों कमियों को समय समय पर शुद्ध करना है। ठीक है, इसके बाद है प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना, ये उपचारात्मक शिक्षण की विधि है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 13 है, भाषाई कौशल से आप क्या समझते हैं। तो भाषा कौशल से हमारा तात्पर्य बालक के भीतर विभिन्न भाषाई कौशलों या भाषा संबंधी दक्षताओं का विकास करने से है। बालक के जीवन में जितना महत्व भाषा का है उतना ही महत्व अन्य किसी वस्तु का नहीं है। अतः बालक के भीतर भाषा संबंधी कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। और दोस्तों इसी के साथ आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न संख्या 14,
दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? जो दक्षता आधारित मूल्यांकन होता है आखिर आप उससे क्या समझते हैं? तो आप बताएंगे कि दक्षता आधारित मूल्यांकन में छात्र ने किसी कार्य को कितनी श्रेष्ठता से पूरा किया है, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो दक्षता आधारित मूल्यांकन में क्या होता है, किसी छात्र ने किसी भी कार्य को कितनी श्रेष्ठता के साथ पूरा किया है, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 15, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन कौन से हैं? तो आप बताएंगे कि शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के प्रमुख स्तर निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर हैं। कौन से पक्ष के? ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर बताए गए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। करते रहिएगा इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने फ्रेंड्स और भाई बहनों के साथ, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लगातार यहाँ पर आपको जो क्लासेज हैं वो दी गई और आगे भी लगातार क्लासेज मिलती रहेंगी। प्रश्न संख्या आपका 16, NCERT के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा लिख दीजिए। तो NCERT ने मूल्यांकन की क्या परिभाषा दी है, ध्यान दीजिएगा। शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए, कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है विश्वसनीयता को परिभाषित कर दीजिए। तो लीजिए, करलिंगर के अनुसार विश्वसनीयता का अर्थ है भरोसा, स्थिरता, संगति, भविष्यवाणी और परिशुद्धता। इसके बाद है आपका प्रश्न संख्या 18, इसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं? तो आप बताएंगे ये कौशलात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 19, अवलोकन क्या है? अवलोकन, ठीक है, अवलोकन क्या है? अवलोकन एक क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। अवलोकन क्या है? क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता जो है उस समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। समस्या से संबंधित विभिन्न स्थितियों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करना ही अवलोकन कहलाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं। तो क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है। इसके अलावा ये शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति को उत्पन्न किए पूरा किया जाता है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 आपसे पूछा परिकल्पना क्या है? ठीक है, तो शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर आपका परिकल्पना कहलाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए, परीक्षा में किसी भी समय आपको देखने के लिए मिल सकता है ये आपको। अगला प्रश्न संख्या 22 है, मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बता दीजिए। तो मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से तात्पर्य छात्रों के भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों आदि, इसके अलावा विवृत्तियों आदि का मूल्यांकन करना है। ठीक है, मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष कौन कौन से हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, रुचि, दृष्टिकोण, मूल्य, मनोवृत्तियाँ, अभिवृत्तियाँ, सारे मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष के। ठीक है, अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 23, शून्य परिकल्पना का अर्थ समझाइए। तो लीजिए, शून्य परिकल्पना एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना होती है जिससे यह मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है या दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई भी अंतर नहीं है, तो इसी को हम शून्य परिकल्पना कह देते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता किसे कहते हैं? तो विश्वसनीयता किसी परीक्षण पर व्यक्ति के प्राप्तांकों की संगति है। अर्थात यदि एक व्यक्ति की परीक्षा किसी परीक्षण पर बार बार ली जाए और प्रत्येक बार वह व्यक्ति समान प्राप्तांक अर्जित करता है तो वह परीक्षण क्या कहा जाएगा? विश्वसनीय कहा जाएगा। वह परीक्षण कैसा होगा? विश्वसनीय। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 25, शैक्षिक मापन किसे कहते हैं? तो शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिसमें छात्र के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं के किन्हीं गुणों या विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 26, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? ये लिख दीजिए। तो मूल्यांकन के द्वारा बालक के विषय में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिनका सामाजिक व्यवस्था बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी आवश्यकता क्या है? मूल्यांकन से व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होता है। इसी ज्ञान में से व्यक्तिगत शिक्षण भी संभव है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 27, मूल्यांकन की दो विशेषताएं क्या है? लिख दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे
जो मूल्यांकन की 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ध्यान दीजिएगा। ये एक व्यापक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? एक व्यापक। इसके अलावा ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया। कैसी? एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 28, गणितीय कौशल को संक्षेप में बता दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, गणितीय कौशल के अंतर्गत शीघ्रता और शुद्धता से गणना करने की योग्यता, तार्किक ढंग से विचार करने की योग्यता, क्रम और आकृतियों को पहचानने व उनमें अंतर करने की योग्यता, दैनिक जीवन की साधारण समस्याओं में गणितीय प्रत्ययों के प्रयोग की योग्यता आदि को शामिल किया जाता है, जिनका बालक में विकास किया जाना आवश्यक है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 29, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि व्यापक मूल्यांकन का अर्थ लिखिए। तो व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा बालकों के क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष एवं संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन के साथ साथ होता है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 30, आकलित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? तो आप बताएंगे आकलित मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। आकलित मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार आकलित मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, यानी कि एक व्यापक क्रिया है। आकलित मूल्यांकन क्या है? एक व्यापक क्रिया है जो कि छात्रों का शैक्षिक, व्यक्तिगत एवं व्यवहारिक मूल्यांकन करती है और छात्रों के सभी पक्षों के विकास स्तर को स्पष्ट करती है। तो दोस्तों, ये थी आज के लिए आपकी महामैराथन क्लास। इस क्लास को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। निश्चित रूप से इस क्लास से आपको परीक्षा में जो प्रश्न है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जैसे ही कल आपका पेपर कंप्लीट होता है आपको तुरंत पेपर का सॉल्यूशन भी देखने के लिए मिल जाएगा इसी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।